नमस्ते बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह सकुशल होंगे। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक जिसका नाम है मल्हार, जो न्यू एनसीईआरटी पुस्तक है, उसके प्रथम पाठ का भावार्थ हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम उस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पाठ का नाम है स्वदेश, जो कि एक कविता है। यह कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा लिखित है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिकता से, सेकंड ऑप्शन है संवेदनहीनता से, थर्ड ऑप्शन है कठोरता से और फोर्थ ऑप्शन है नैतिकता से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा संवेदनहीनता से। सेकेंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। तो फर्स्ट ऑप्शन है देश की प्रगति, सेकंड ऑप्शन है देश के प्रति प्रेम, थर्ड ऑप्शन है देश की सुरक्षा और फोर्थ ऑप्शन है देश की स्वतंत्रता। जो हमारा राइट होगा वो होगा देश के प्रति प्रेम। थर्ड क्वेश्चन है, हम हैं जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। फर्स्ट ऑप्शन है देश की प्राकृतिक संसाधनों के लिए, सेकंड ऑप्शन है देश की शासन व्यवस्था के लिए, थर्ड ऑप्शन है देश के समस्त नागरिकों के लिए और फोर्थ ऑप्शन है देश के सभी प्राणियों के लिए। जो हमारा आंसर होगा वो होगा देश के समस्त नागरिकों के लिए। चौथा क्वेश्चन है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। कविता में कौन सा हृदय पत्थर के समान बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा देश, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ फर्स्ट में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। तो हमें इन उत्तर प्रश्नों के मिलान करने हैं। पहले प्रश्न देखने हैं, फिर जो इसके सामने उत्तर होगा वो लिखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसमें मैंने इसका उत्तर इसके जस्ट सामने ही लिख दिया है। आपकी पुस्तक के अंदर प्रथम जो है उसका उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन, जो मैंने इसके जस्ट सामने ही लिख दिया है, जिसका अर्थ है जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रथम का आंसर होगा। सेकंड का है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो इसका आपकी बुक के अंदर ऑप्शन है फोर्थ, जो मैंने इसके सामने ही लिख दिया है, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। थर्ड ऑप्शन है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। तो आपकी पुस्तक के अंदर इसका ऑप्शन है फर्स्ट, जो मैंने इसी के सामने लिख दिया है, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। फोर्थ ऑप्शन है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो आपकी पुस्तक के अंदर ये ऑप्शन है सेकंड, जो मैंने इसके सामने ही लिख दिया है, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो क्या ऑप्शन है, जो कि एक पंक्ति है और यह पंक्ति आपकी बुक पुस्तक में स्वदेश जो पाठ है कविता उसी में से ली गई है। तो चलो पहले पंक्ति पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ देखते हैं। निश्चित है निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को
है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। इसका अर्थ देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेई कहते हैं कि यह अटल सत्य है कि मृत्यु निश्चित है। वह हर प्राणी जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है और काल दीप अर्थात समय निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। परवाने यानी पतंगे दीपक की लौ में जल जाते हैं, अर्थात देश के प्रेमी देश की रक्षा की खातिर अपने प्राण गंवा देते हैं। मैंने ये आपकी सुविधा के लिए जो इसका अर्थ है, भावार्थ है, मैंने इसी बुक में ये यहीं पर लिख दिया है ताकि आप इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में उतार सकें। ख ऑप्शन है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ है, यह पंक्ति मनुष्य के आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाती है कि व्यक्ति ने अपने प्रयास और दृढ़ संकल्प ही सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी अन्य बाहरी हथियार जैसे कि तोप या तलवार की आवश्यकता नहीं है और वह अपने भाग्य का निर्माता खुद है। इतना होकर भी यदि उसके हृदय यानी कि दिल में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो उसका दिल नहीं है बल्कि वह पत्थर है। ग के अंदर जो हमें पंक्ति दे रखी है वो है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका भावार्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र के प्रति भावनाओं अर्थात प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि का अभाव है, जिसके अंदर प्रेम और दया की धारा नहीं बहती है और जो अपने देश से प्रेम नहीं करता, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है, वह मनुष्य कहलाने का योग्य नहीं है बल्कि पत्थर के समान स्वदेश का प्यार नहीं है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। आगे के क्वेश्चन हैं सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, हम हैं राजा रानी। इस पंक्ति में राजा रानी शब्द हम अर्थात देश के उन नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है जो इसी देश में पैदा होकर अपने बड़े हुए हैं, यहाँ की संस्कृति में रचे बसे हैं और इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें अपने देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना है और वे देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसको क्यों नहीं हो पाता है। तो हमें बताना है कि संसार संग चलने से इसका आशय क्या है और जो व्यक्ति संसार के संग नहीं चलता उसका क्या होता है, इसको हमें समझाना है। संसार संग चलने का अर्थ है परिवार, समाज और देश के कायदे कानून के साथ सांसारिक रीति रिवाजों, व्यवहारों और अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाकर चलना। जो व्यक्ति उनके साथ साथ नहीं चलता वह समाज से अलग थलग पड़ जाता है, अकेला रह जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि हर व्यक्ति को समाज के साथ या राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पर नहीं पसीजा जो क्या है वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। हमें इसका भावार्थ बताना है कि उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भू का भार नहीं।
इसका भावार्थ है, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भूखा भार नहीं। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति पर किसी बात या स्थिति का कोई प्रभाव न पड़े, जो पिघले नहीं, जो द्रवित ना हो, जो भावनाओं से रहित हो, वह पृथ्वी पर भार के समान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यह पंक्ति देश प्रेम भावनाओं और हृदय की संवेदनशीलता के महत्व को दर्शाती है। वह यह बताती है कि यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम भावनाएं और संवेदनशीलता नहीं है तो वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है और पृथ्वी पर एक बोझ है। आगे की पंक्ति देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इस पाठ में देश प्रेम की कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जो आपको लिखनी है। इसका उत्तर होगा, देश प्रेम का अर्थ है देशभक्ति, अर्थात अपने देश की प्रति गहरी प्रेम, निष्ठा और समर्पण। यह सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि अपने देश के लिए कुछ भी करने की इच्छा और तत्परता है, चाहे वह देश की रक्षा हो, उसका विकास हो या उसके नागरिकों की भलाई हो। देश प्रेम के निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। कि जो ये कविता है स्वदेश, इसमें देश प्रेम के लिए हमें ये प्रेरित करती है और उत्साहित करती है। इस रचना की हमें कौन कौन सी विशेषताएं इसमें दी गई हैं ये ढूंढ के बतानी हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें। पहला नंबर लगा के देखते हैं, अपने देश की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का सम्मान करना। दूसरी है अपने देश के कानून और नियमों का पालन करना। थर्ड विशेषता है अपने देश के विकास और समृद्धि में योगदान देना। फोर्थ विशेषता है अपने देश के नागरिकों के साथ एकजुटता और भाईचारा रखना। फिफ्थ विशेषता है अपने देश के लिए त्याग, बलिदान और करने के लिए तैयार रहना। यह रचना हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इसके अलावा यह उन व्यक्तियों का भी आह्वान करती है जो आलसी हैं और बिना परिश्रम करे ही सफल होना चाहते हैं, स्वार्थी हैं जो कि किसी की भी मदद बिना स्वार्थ के नहीं करते, निर्दयी हैं जिनके दिल बुरे काम करते समय नहीं पसीजता है। इन सबको यह रचना यही आह्वान करती है और चेतावनी देती है कि आलसी को सफलता नहीं मिलेगी। आलसी लोग हैं उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी। स्वार्थी का जीवन व्यर्थ हो जाएगा और निर्दय व्यक्ति को अपनों का साथ नहीं मिलेगा। कि जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहते, ऐसे निर्दयी व्यक्तियों को अपने लोगों का कभी भी साथ नहीं मिलता है। आगे के क्वेश्चन हैं, आगे दे रखा है अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसने कि खजाने खोले हैं अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। यह आप लोगों को बताना है कि इस कविता में किस प्रकार के खजाने की बात कही गई है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य ज्ञान, कला, संस्कृति और मानवीय क्षमताओं के उन अनमोल खजाने से है जो मानव जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि कवि द्वारा यह खजाना नवरत्न यानी 9 रत्नों के रूप में भी व्यक्त किया गया है। यह खजाना इतना महत्वपूर्ण है कि ज्ञानी लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं और दुनिया इस पर मोहित है।
तो आगे का ऑप्शन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। हमें बताना है कि जिस मिट्टी में उगे बड़े, इस पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए आया है और उस क्यों कहा गया है, इसके बारे में हमें देखना है। पंक्ति जिनकी मिट्टी में उगे बड़े शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो अपने देश की मिट्टी में पैदा हुए, पले बड़े और विकसित हुए हैं। यह वाक्यांश उस स्थान के प्रति लगाव और पहचान की भावनाओं को दर्शाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कवि ने जो हृदय नहीं है पत्थर है, ये पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर का प्रयोग क्यों किया है, इसका भावार्थ हमें बताना है। तो चलो उत्तर देखते हैं। चूँकि हृदय को प्रेम, सहानुभूति, दया और भावनाओं को केंद्र माना जाता है और पत्थर एक निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई भावना या संवेदना नहीं होती, इसलिए कवि ने उक्त पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया है जिसके हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति प्रेम, दया और भाव नहीं है, अर्थात जिनका हृदय पत्थर के समान कठोर होता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। यह आपसे कवि कल्पना करा रहा है कि आपको ये बताना है कि पत्थर अपनी कथा आपको किस प्रकार बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। तो आगे संकेत दे रहा है कि पत्थर, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। आगे आपको उसका अर्थ बताना है कि किस प्रकार एक पत्थर अपनी व्यथा बता रहा है। यदि पत्थर हमें अपनी कथा बता रहा है तो वो हमसे शिकायत करेगा कि दुनिया के लोग हमेशा मुझे कठोर कहकर मेरी बुराई करते हैं, कठोर हृदय के लोगों से मेरी तुलना करते हैं, परंतु शायद तुम नहीं जानते कि उतना कठोर नहीं हूँ मैं। मुझे नदियाँ अपनी विशाल धाराओं से चूर चूर कर देती हैं, मेरे द्वारा ही बने हुए मकानों में मनुष्य रहता बनती है, प्रेम की निशानी ताजमहल भी मुझसे बना है, यहाँ तक कि इंसान भगवान की पूजा करता है, उनकी मूर्तियाँ भी मुझसे बनती हैं। पत्थर की इतनी बातें सुनकर मैं भी कहूँगा कि पत्थर वास्तव में उतने कठोर नहीं हो जितना तुम्हें बताया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता और क्यों है। हमें बताना है कि देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से जुड़ी है और किन किन संसाधनों या वस्तुओं से हमें संरक्षण की आवश्यकता है वो आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है और किन किन का संसाधनों का हमें संरक्षण करना है। उत्तर है, कई प्राकृतिक और मानव निर्मित ऐसे संसाधन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे मुख्य रूप से जल, शुद्ध जलवायु, मिट्टी, बिजली, जंगल, वन्यजीव और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये सीमित हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन संसाधनों का बहुत संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इनका
अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये इसका आंसर हो गया। आगे आपको देखना है कविता की रचना। आगे आपको कविता की रचना देखनी है कि किस प्रकार कविता की रचना की गई है। जिनकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें है, हम हैं जिसके राजा रानी। तो ये पंक्ति आपको दे रखी है। इस पंक्ति में क्या कह रही हैं, इस पंक्ति का अर्थ आपको बताना है कि जिनकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों का वैसे तो भावार्थ फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए और बता रहे हैं। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। जैसे दाना पानी हो गया और राजा रानी हो गया, तो लास्ट में जो नी है उनकी सेम ध्वनि, एक ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलाकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला है क शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। ये आपको बताना है कि कविता में जो शब्द मिलते हैं उनसे क्या विशेष प्रभाव पड़ता है कविता के ऊपर, ये आप लोगों को बताना है। तो जो लास्ट में जो शब्द होते हैं, जैसे दाना पानी इसमें दे रखा है, दाना पानी और राजा रानी, जो नी शब्द है, इसमें जो नी है और इसमें जो नी है, जो ये नी शब्द दे रखे हैं उनमें सेम ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार आपको आगे इनका अर्थ या भावार्थ या प्रभाव जो भी पड़ता है वो आपको बताना है कि इसी तुकबंदी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। उत्तर देखिए, तुकबंदी, जिसे अंग्रेजी में राइम कहते हैं। कविता में तुक मिलाने से कविता की लय, संगीतमयता बढ़ जाती है। इससे कविता को गाया जा रहा है, जिससे इसे पढ़ने में आनंद आ रहा है और इसके भावों को व्यक्त करने में भी आसानी हो गई है। इसके साथ ही इसे याद करना भी आसान हो गया है। आगे देखते हैं। ख प्रश्न है, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। इस कविता को और अधिक इंटरेस्ट और अधिक रोचक बनाने के लिए क्या क्या इसमें विशेष प्रयोग किए गए हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहला है, कविता का विषय स्पष्ट और आकर्षक है। दूसरा, भाषा का प्रयोग प्रभावशाली और सटीक है। तीसरा है, कविता में लय और ताल का ध्यान रखा गया है। चौथा है, कविता में भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। पांचवा है, शब्दों का चयन सोच समझकर किया गया है। छठा है, कविता का संदेश स्पष्ट और गहरा है। आगे देखते हैं भाषा की बात। शब्द से जुड़े शब्द। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। कि स्वदेश जो शब्द है, इससे जुड़े हुए शब्दों की आपको समूह में चर्चा करनी है कि स्वदेश, जैसे स्वदेश लिखा हुआ है उसी के समान हम कितने शब्द और लिख सकते हैं, ये आप लोगों को बनाना है। तो शब्दों से जुड़े शब्द हम कितने शब्द बना सकते हैं, ये आपको बता रही हूँ। जैसे स्वदेश है, उसी के अनुसार स्वदेश प्रेम हो गया, स्वदेशवासी हो गया, स्वदेश भक्ति हो गया, स्वदेशीय हो गया, स्वदेश हो गया, स्वदेश गमन हो गया,
स्वदेशज हो गया, स्वदेश प्रेम हो गया, स्वदेश संस्कृति हो गई, स्वदेश परंपरा हो गई। इस प्रकार हम स्वदेश के समान ही और कुछ शब्द बना सकते हैं। आगे ऑप्शन देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का, विराम चिन्हों को समझिए। जो आपके विराम चिन्ह दे रखे हैं उनको आपको समझना है और बताना है आगे। जैसे आपकी पुस्तक के अंदर दे रखा है, जो चल न सका संसार संग, उसमें जो आपको अल्प विराम दे रखा है उसके ऊपर आप कैसे बना सकते हो, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। इसमें अपन कैसे और शब्द, मतलब का, की, के और में, इनमें से अपन कौन कौन से शब्द लगा के और शब्द बना सकते हैं अल्प विराम की जगह। तो पहला है इसमें जो चल न सका संसार संग, इसको अपन कैसे बना सकते हैं कि संसार संग, जो ये अल्प विराम है इसको अपन बना सकते हैं जो चल न सका संसार के संग। फिर दूसरा है बहती जिसमें रसधार नहीं, उसको जो ये रसधार है जिसमें अल्प विराम लगा हुआ है उसकी जगह अपन लिख सकते हैं रस की धार, यानी हो जाएगा उसमें जिसमें बहती जिसमें रस की धार नहीं, तो रस की धार लगा सकते हैं। फिर आगे का है पाया जिसमें दाना पानी, ये जो दाना पानी दे रखा है इसमें अल्प विराम लगा हुआ है, तो इसको हम और आगे कैसे लिख सकते हैं, और शब्द लगा के जोड़ सकते हैं, जैसे पाया जिसमें दाना और पानी। आगे है माता पिता बंधु जिसमें, जो इसमें माता पिता के बीच में जो अल्प विराम है उसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, कैसे इन शब्दों को जोड़ सकते हैं, तो पाया जिसमें दाना और पानी। फिर है माता पिता बंधु जिसमें, तो इसको अपन और अल्प विराम की जगह अपन और शब्द लगा के कैसे लिख सकते हैं, है माता और पिता बंधु जिसमें, अपन इन अल्प विराम की जगह और शब्द लगा सकते हैं। फिर आगे हम हैं जिसके राजा रानी, तो राजा रानी शब्द में जो अल्प विराम लिखा हुआ है उसकी जगह अपन और शब्द जोड़ के कैसे बना सकते हैं, हम हैं जिसके राजा और रानी। आगे है जिससे न जाति उद्धार हुआ, तो जाति और उद्धार के मध्य जो अल्प विराम लगा हुआ है उसकी जगह अपन का शब्द जोड़कर इस शब्द को बना सकते हैं, जिससे न जाति का उद्धार हुआ। इस प्रकार हम अल्प विराम की जगह का, के, की और आदि शब्द जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में से लिखिए। जो आपकी पुस्तक के अंदर समानार्थी शब्द दे रखे हैं, एक एक शब्द के दो समानार्थी शब्द आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, उनको मैं आपको बता रही हूँ। जैसे इसमें पहला है भू, भू का समानार्थी शब्द धरा भी होता है और पृथ्वी भी होता है, ये आपको भू के आगे लिखना है। जो आपकी पुस्तक में समानार्थी शब्द नीचे दे रखे हैं उनमें से ढूंढ के मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। दीप है, दीप का एक होता है प्रदीप और दूसरा होता है दीपक। तीसरा है हृदय, हृदय का होता है दिल और जी। आम भाषा में जो अपन लोग बोलते हैं जी में चलना, जी परेशान होना, वो जी हृदय के लिए ही आता है। फोर्थ है तलवार, तलवार को और कौन से शब्दों से बोल सकते हैं और क्या समानार्थी शब्द हैं इसके, जैसे असी हो गया, कृपाण हो गया, ये भी तलवार के समानार्थी शब्द हैं। फिर है दुनिया, दुनिया को अपन और क्या बोल सकते हैं, दुनिया को जग भी कहा गया है, संसार भी कहा गया है, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। फिर आगे है पत्थर, तो पत्थर को और अपन और कौन नामों से जान सकते हैं, इनके समानार्थी शब्द और कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें दे रखा है पाहन और पाषाण। इस प्रकार आपको एक एक शब्द के दो समानार्थी शब्द दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, वो ढूंढकर इस प्रकार से आपको नीचे लिखना है। चलो, आपका ये वीडियो पूरा हुआ। अगर आपको
अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य बच्चों के पास भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों तक भी यह वीडियो पहुंच सके और वह भी अपना कार्य ढंग से कर पाएँ। और इसे अच्छे से याद कीजिएगा, पाठ को पढ़िएगा, इसके भावार्थ को समझिएगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा। चलो तब तक के लिए राम राम।